नमस्कार साथियों, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज नागौर। तो आज अपन बीए पार्ट फर्स्ट के जो कोर्स में वैदिक साहित्य उसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। वैदिक साहित्य में मुख्यतः वेदों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। कौन कौन से वेद हैं जो महत्वपूर्ण हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद है जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके बारे में अपन थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके बाद अपन इनका विश्लेषण करेंगे। तो जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीनतम वेद है। इट इज़ द ओल्डेस्ट वेदास अवेलेबल इन इंडिया। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, यानी इसके 10 भाग हैं, 10 मंडल है, जिसमें मंडल 2 से लेकर 7 तक सबसे प्राचीन है, ओल्डेस्ट। 10 मंडल है, 2 से 7 तक सबसे प्राचीन है। तो मंडल नंबर 1 और 10 सबसे नवीन है, यानी 1 और 10 मंडल को बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के बारे में बाद अपन बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद नाम से अपन को पता लगता है कि यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में जानकारी दी है, किस किस प्रकार के यज्ञ उस समय किए जाते थे और यज्ञ की डायमेंशन क्या थी, उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाया जाता था। तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। इस प्रकार के सवाल हैं वो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद, इसकी खास बात क्या है, यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है, कृष्ण यजुर्वेद। लेकिन जो शुक्ल यजुर्वेद है, जो उसकी दूसरी शाखा है यजुर्वेद की, जो शुक्ल यजुर्वेद है, यह केवल पद्य में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन अक्सर एग्जाम में आ जाती है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, सामवेद के बारे में चर्चा करते हैं। सामवेद में भारत में संगीत के सर्वप्रथम प्रमाण मिला है हमें सामवेद के अंतर्गत, यानी संगीत के बारे में हमें इससे जानकारी मिलती है, सर्वप्रथम सबसे पहले संगीत के बारे में। फिर चौथा अथर्ववेद। अब अथर्ववेद में हमें किसकी जानकारी मिलती है? अथर्ववेद में जो भारत में गैर आर्यन समुदाय के लोग थे, यानी जो आर्य वंश के लोग नहीं थे, जो गैर आर्यन लोगों के जो रीति रिवाज थे, उनको जो धार्मिक कर्मकांड थे, उसके बारे में हमें इसमें जानकारी मिलती है। तो अथर्ववेद में मुख्यतः अंधविश्वास के बारे में जानकारी मिलती है, भूत प्रेत, जादू टोना, रोग निवारण, यानी किस किस प्रकार के रोग है, उनका निवारण किस प्रकार से हो सकता है। लेकिन जो उनका निवारण है वो अंधविश्वास से भरा हुआ है कि ताबीज़ का इस्तेमाल करके हम किसी रोग को भगा सकते हैं। तो लोगों की मूल भावनाओं के बारे में हमें अथर्ववेद में जानकारी मिलती है। मेल मिलाप के बारे में जानकारी मिलती है, विवाह के प्रकार के बारे में हमें जानकारी मिलती है अथर्ववेद के माध्यम से। तो ये हमने थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चारों वेद के बारे में ले ली। अब अपन इनके विश्लेषण पे आते हैं कि मुख्य मुद्दे कौन से हैं, इनका अपन विश्लेषण किस प्रकार से कर सकते हैं इन चारों वेद का। अब इसमें जो पहला मुद्दा है, जो पहला इशू है, वो क्या है कि दीज वैदिक टेक्स्ट आर बेस्ड ऑन ओरल ट्रेडिशन। अब यहाँ पे ओरल ट्रेडिशन का क्या मतलब है, यानी सर्वप्रथम वैदिक साहित्य को लोगों ने अपने दिमाग में रखा। ये एक प्रकार का ओरल ट्रेडिशन था, मौखिक रूप में इसको आगे फैलाया गया। यानी पिता है, पिता ने वेद के बारे में अपने बेटे को बताया, बेटे ने अपने बेटे को बताया, बेटे ने फिर अपने बेटे को बताया। इस प्रकार जनरेशन तक ये इन्फॉर्मेशन, वेद के बारे में सारी जानकारी आगे जनरेशन टू जनरेशन फैलती रही। लेकिन इन्हीं वैदिक टेक्स्ट को कंपाइल बहुत बाद में किया गया, यानी इनकी रचना बहुत बाद में हुई है। जो लिखित रूप इनको दिया गया वो बहुत बाद में दिया गया, यानी पहले लोगों के दिमाग में रहा और बाद में जाके उसको लिखा। तो इसको अपन हिस्ट्री में कहते हैं इंटरपोलेशन, जिसके बारे में अपने पहले भी चर्चा की। इंटरपोलेशन का क्या नुकसान होता है, क्योंकि कोई चीज़ घटित बहुत पहले हो गई, लेकिन उसको लिखित रूप यानी किताब में उसको सम्मिलित बहुत बाद में किया गया। तो जब अपन बाद में किसी चीज़ को सम्मिलित करते हैं 100 साल या 300 साल पहले की किसी घटना को, तो बहुत चीज़ अपन उसमें एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपन उसमें अनावश्यक तरीके से जोड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत तरीके से जोड़ देते हैं। तो इतिहासकार के लिए हमेशा ये चैलेंज होता है कि सही प्रकार के इतिहास को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे चैलेंज किसका है, चुनौती किसकी, इंटरपोलेशन की चुनौती है। ये घटनाएं पहले हुई है, युग पहले आया है, लेकिन उसके बारे में बाद में लिखा गया। ये पहला मुद्दा है वैदिक टेक्स्ट से संबंधित। फिर इसके बाद दूसरा इन्फॉर्मेशन इसमें मिलती है कि जो वैदिक टेक्स्ट हैं वो मुख्यतः उत्तर भारत से संबंधित जानकारी हमें देते हैं। तो उत्तर भारत से संबंधित हमें जानकारी मिल जाती है, खासकर जो सप्त सैंधव का क्षेत्र है, सप्त सैंधव क्षेत्र जिसके बारे में ऋग्वेद में चर्चा की गई है। सप्त सैंधव कौन सा क्षेत्र है, जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, जो पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है थोड़ा बहुत, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र यानी सप्त सैंधव क्षेत्र के बारे में हमें इससे जानकारी मिलती है। लेकिन इसके अलावा जो भारत के अन्य भूभाग है, जैसे दक्षिण भारत हो गया, जो भारतीय उपमहाद्वीप पे बचा हुआ,
उसके बारे में हमें वेद से किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हमें नहीं मिलती। तो वैदिक टेक्स्ट आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन, यानी एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र के बारे में ही हमें जानकारी मिल रही है वैदिक टेक्स्ट के माध्यम से। फिर इसमें दूसरी मैं आपको समस्या बताता हूँ कि जैसे जो वैदिक टेक्स्ट है उसमें, क्योंकि उनकी रचना काफ़ी बाद में हुई है और बात कर रहे हैं बहुत पहले की, तो जो वैदिक टेक्स्ट में जो सेटलमेंट पैटर्न के बारे में लिखा हुआ है, सेटलमेंट पैटर्न क्या है, बस्ती का आकार किस प्रकार का था, किस प्रकार के मकान उस समय बनाए गए, किस प्रकार के शहर थे, तो वो जो जानकारी मिलती है हमें बहुत एडवांस जानकारी मिलती है। जब हमने खुदाई की तो हमें उतने बढ़िया सेटलमेंट मिले नहीं, लेकिन वैदिक टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि बहुत बढ़िया बस्तियाँ उस समय हुआ करती थी। तो डिफरेंस कहाँ से आ गया? खुदाई के दौरान वैदिक समय से संबंधित जो हमने खुदाई की उसमें हमें इतनी एडवांस्ड सेटलमेंट के बारे में हमें जानकारी, तथ्य हमें नहीं मिल पाए, लेकिन वैदिक टेक्स्ट में ऐसा लिखा हुआ है। तो डिफरेंस क्यों आया? ये डिफरेंस आया इंटरपोलेशन के कारण, जिसके बारे में मैंने जस्ट अभी चर्चा की। यानी वैदिक टेक्स्ट तो बहुत बाद में लिखा गया, वो बात कर रहे हैं वैदिक युग की बस्तियों के बारे में, लेकिन यार्ड स्टिक उन्होंने किसको ले लिया? जिस समय उन्होंने लिखा है, सपोज करो उनको 6 सेंचुरी बीसी में लिखा है या उनको मौर्य काल में लिखा है, मौर्य काल के बाद में लिखा है, तो उन्होंने उस समय की बस्तियों को उदाहरण मानते हुए वैदिक काल की बस्तियों के बारे में लिख दिया। इसलिए हम देखते हैं कि वैदिक टेक्स्ट में बहुत अच्छी अच्छी बस्तियों के बारे में बात की, लेकिन खुदाई के दौरान हमें बहुत ही टूटे फूटे और बेकार से स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं जो लिखित इन्फॉर्मेशन से मेल नहीं खाते। तो एक उदाहरण है किस प्रकार से इंटरपोलेशन इतिहासकार को भ्रमित कर सकता है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो मंत्र हैं, इसमें बेसिकली मंत्र हैं वैदिक टेक्स्ट में, जो जो मंत्रों का अरेंजमेंट है उससे भी काफ़ी अधिक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है इतिहासकार के मन में। बेसिकली हम यहाँ पे आलोचना कर रहे हैं वैदिक टेक्स्ट की कमियाँ कौन कौन सी है। तो अरेंजमेंट्स ऑफ हाइम्स, जो हाइम्स अपन कहते हैं मंत्र, यानी मंत्रों को जो जगह दी गई है किताब में, किस जगह पे कौन से मंत्रों को जगह दी गई है, इससे भी इतिहासकार के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन आता है। जैसे कई सारे मंत्र है उसको बाद में जोड़ा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी रचना बाद में हुई है। तो इस प्रकार का कन्फ्यूजन इतिहासकार के माइंड में आता है। और जैसे जो कम पुरानी बुक हैं, यानी जो लगभग जो नवीन किताबें हैं, उसमें हमें पुराने मंत्रों के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो जो अरेंजमेंट है, जो क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट है, जो क्रमबद्धता के साथ मंत्रों को अरेंज करना था बुक में, वो यहाँ पे नहीं किया गया। तो इतिहासकार के समक्ष ये एक प्रकार की चुनौती है। फिर इसके बाद अगली चुनौती कौन सी? इतिहासकार के समक्ष वैदिक टेक्स्ट से संबंधित की जो इनकी प्रकृति है, इन वैदिक किताबों की, ये बेसिकली धार्मिक है। दीज आर बेसिकली रिलीजियस बुक्स। तो गैर धार्मिक चीज़ों के बारे में हमें इनसे जानकारी नहीं मिलती है। दीज बुक्स आर इलिटिस्ट इन नेचर। इलिटिस्ट का क्या मतलब है? एक विशेषाधिकार वर्ग के बारे में हमें इन किताब से जानकारी मिलती है। हमें किसके बारे में जानकारी मिल जाएगी वैदिक टेक्स्ट में? ब्राह्मणों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, क्षत्रियों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, लेकिन जनमानस, किसान के बारे में हमें कोई इनसे जानकारी नहीं मिलेगी। फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, और कौन से मुद्दे हैं या और किस प्रकार से अपन विश्लेषण कर सकते हैं वैदिक टेक्स्ट का, कि इन वैदिक टेक्स्ट के माध्यम से जो ब्राह्मणों की विचारधारा थी एक आदर्श समाज के बारे में, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। बेसिकली these texts have told us about the Brahmanical perception about the ideal society which they wanted to build। तो ब्राह्मणों के विचारों के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से वो एक आदर्श समाज की संरचना करना चाह रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव के बारे में हमें यहाँ पे जानकारी मिली है, किसी और वर्ग की विचारधारा के बारे में हमें वैदिक टेक्स्ट के माध्यम से जानकारी नहीं मिलती। फिर इसका अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपन जब वैदिक टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हमें सामाजिक मूल्यों के बारे में जानकारी मिलती है। किस प्रकार के हमें सामाजिक मूल्यों के बारे में जानकारी मिलती है कि वैदिक समाज में उस समय में पितृ सत्तात्मक समाज स्थापित हो चुका था। पितृ सत्तात्मक समाज अपन किसे कहते हैं? पेट्रियार्कियल सोसाइटी। पेट्रियार्कियल सोसाइटी का मतलब ये है पुरुष प्रधान समाज की संरचना उस समय में हो चुकी थी। और इसी के अंतर्गत जो घर था, घर का जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर था, जो सबसे बड़ा मेंबर था, जिसको गृहपति कहा गया, किस प्रकार एक घर में गृहपति ने अपने हाथ में पूरे परिवार की सत्ता ली, किस प्रकार से वो परिवार में अधिक शक्तिशाली हुआ गृहपति। गृहपति क्या? परिवार का मुखिया है एक तरीके से। तो गृहपति का कार्य ये था बाहर जाना, नौकरी करना, पैसे कमा के लाना और अपने परिवार का
पेट पालना, और उस समय जॉइंट फैमिली रहा करती थी अक्सर। तो गृहपति ने परिवार में अपनी सत्ता काबिज कर ली, और इस प्रकार से वो गृहपति अक्सर कौन होते थे, महिला तो होती नहीं थी, गृहपति अधिकांशतः पुरुष ही हुआ करते थे। तो इस प्रकार से पुरुष प्रधान समाज की संरचना की जानकारी हमें वैदिक टेक्स्ट के माध्यम से मिलती है। फिर इसके बाद एक अंतिम पॉइंट और है विश्लेषण में, कि हमें अनेक प्रकार के धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में हमें वैदिक टेक्स्ट के माध्यम से जानकारी मिलती है। लेकिन ये जो रीति रिवाज हैं, इन रीति रिवाज के माध्यम से हमें सामाजिक मूल्यों के बारे में भी जानकारी मिल रही है। यानी जो रीति रिवाज के माध्यम से एक प्रकार से सामाजिक मूल्यों की रचना की गई। तो सामाजिक मूल्यों की रचना करने के लिए किसका प्रयोग किया गया, धार्मिक रीति रिवाजों का। यानी धार्मिक रीति रिवाजों को इस प्रकार से बनाया गया और लोगों पे लादा गया कि एक पितृसत्तात्मक समाज की स्थापना हो सके। यानी जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, उन्हीं से निकल के सामाजिक मूल्य सामने आए हैं। और सामाजिक मूल्य कौन से हैं, सामाजिक नियम कौन से, जिनकी हमें झलक इन रीति रिवाजों में देखने को मिलती है। सामाजिक मूल्य हायरार्की के। हायरार्की का यहाँ पे क्या मतलब है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन समाज में सबसे ऊपर आएगा, कौन समाज में बीच में आएगा, कौन सा वर्ग है समाज के सबसे निचले स्तर पे आएगा। तो पूरी की पूरी हायरार्की की रचना की गई इन रीति रिवाजों के माध्यम से। यानी रीति रिवाज को इस प्रकार से बनाया गया कि उन रीति रिवाज को करने के दौरान एक वर्ग बहुत ऊंचा हो जाएगा समाज में, एक वर्ग बहुत नीचा हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक कड़ी के रूप में पूरे समाज को बांध दिया गया। कड़ी भी इक्वल कड़ी नहीं थी, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई बीच में है। लेकिन इसमें सहारा किसका लिया गया, इसमें सहारा लिया गया रीति रिवाजों का। तो रीति रिवाज अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैदिक टेक्स्ट में अनेक प्रकार के रीति रिवाज हैं। शादी के रीति रिवाज इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, और सामाजिक मूल्यों के बारे में भी हमें इसमें जानकारी मिल जाती है। तो ये अपन ने थोड़ा सा वैदिक टेक्स्ट के बारे में विश्लेषण किया है। उससे पूर्व अपन ने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की है। इसी के साथ ही हमारा छोटा सा डिस्कशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।